टेक्स्ट बुक की पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। कुछ टर्म्स हैं जिनकी बाय डेफिनेशन वाइज आपको याद करना है। डेफिनेशन वाइज जैसे सबसे पहले जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में आप जैसे देखें इम्यूनिटी की है। नंबर 1 इज द इम्यूनिटी। जैसे ये तो जनरल जैसे टर्म है, आप इंग्लिश या जनरल लैंग्वेज में भी यूज करते हैं। इम्यूनिटी लफ्ज की मीनिंग होती है जैसे तहफ़्फ़ुज़, बचाव, प्रोटेक्शन। तो उसे जनरली हम कहते हैं कि इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी तो यानी बॉडीज रेस्पॉन्स टू फॉरेन पार्टिकल। अगर कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरियम है या वायरस है, अगर हमारी बॉडी में जैसे कोई इंटर होने की कोशिश करता है तो यकीनन हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा डिफेंस सिस्टम होगा उस बैक्टीरियम या उस वायरस या पैथोजेनिक एजेंट के अगेंस्ट कि उससे हम जो है तहफ़्फ़ुज़ पा लेते हैं, उससे हम बच सकते हैं, उससे हम जो ओवरकम कर सकते हैं, उसको हम रेजिस्ट कर सकते हैं। तो यकीनन इस कंडीशन को हम कहेंगे इम्यूनिटी कहेंगे। बॉडीज रेस्पॉन्स टू फॉरेन पार्टिकल्स सच एज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी डायरेक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन इज कॉल्ड द इम्यून रिस्पॉन्स। और उस कंडीशन के लिए लफ्ज हम कहेंगे इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स जाहिर है हमारे बॉडी सिस्टम जैसे इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा, उसको ओवरकम कर लेगा किसी भी पैथोजन को, किसी भी माइक्रोब को। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड इम्यूनिटी, हम उससे कहेंगे इम्यूनिटी। और ये जो हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स होगा फॉरेन जैसे कोई पार्टिकल है वो अगर इंटर होने की कोशिश करता है तो दैट इज कॉल्ड एज इम्यून रिस्पॉन्स। छोटे से टर्म में इम्यूनिटी इज एबिलिटी टू रेजिस्ट द डैमेज फ्रॉम द फॉरेन सब्सटेंसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल केमिकल्स, टॉक्सिन्स वगैरह। कोई भी फॉरेन जो है सब्सटेंसेस अगर बॉडी में इंटर होने की कोशिश करते हैं, रेजिस्टेंस यकीनन हमारी बॉडी की तरफ रेजिस्टेंस होगी, चाहे देन वो हम उसमें सक्सेसफुल हो या ना हो, बट रेजिस्टेंस जरूर होगी। उस कंडीशन के लिए लफ्ज हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो इसी इम्यूनिटी यानी तहफ़्फ़ुज़, बचने का जो एक तरीका है डिजीज से, पैथोजन से, टॉक्सिन से, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। और जो हमारी बॉडी का जो रेस्पॉन्स होगा दैट रेस्पॉन्स इज कॉल्ड एज इम्यून रिस्पॉन्स, उसे इम्यून रिस्पॉन्स कहेंगे। इम्यूनोलॉजी तो आपको पता है कि यानी स्टडी है, स्टडी ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स दैट कैन अफेक्ट द लिविंग बॉडी, डिफेंस मैकेनिज्म। और ये किस तरह से हम फॉरेन पार्टिकल को एलिमिनेट करते हैं, इनके डिसऑर्डर्स भी होते हैं इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम के हवाले से, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज भी हो जाती हैं, टिश्यू रिजेक्शन वगैरह। ये सारी जो डिजीज एंड मेडिसिन में इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही बड़ा रोल या किरदार यकीनन आप पढ़ेंगे। इम्यून सिस्टम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। नेचुरल एक डिफेंस सिस्टम है, उसकी जो वेरियस एस्पेक्ट्स के हवाले से जो हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। लॉजी स्टडी तो इतना कोई बिग टर्म नहीं है। तो फर्स्ट, ह्यूमन बॉडी हैज 3 लाइंस ऑफ डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोबियल अटैक। जैसे हमने कल भी पढ़ा था, अगर कोई भी जैसे ये ऑर्गेनिज्म है या बॉडी है तो उसमें लाइंस ऑफ डिफेंस है। लाइंस ऑफ डिफेंस इस मकसद के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पुराने दौर में वार्स या जंगें हुआ करती थी, तो जिसमें जहाँ पे यानी उनकी जो सेंट्रल पोजीशन होती है, मेन पोजीशन होती है, या उसमें किंग या कोइन उनका घर होता है, या जो कुछ भी है कैपिटल है, वो उसके इर्द गिर्द लाइन्स ऑफ डिफेंस, यानी जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसमें सोल्जर, वार्ड्स हो, टैंक्स जो भी है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, उसके मेन जो आर्गन है, कंपोनेंट है, यानी जिसको बचाना है, उसके इर्द गिर्द आखिरी जैसे लाइन ऑफ डिफेंस। तो इस तरह से लाइन्स ऑफ डिफेंस इम्यूनिटी के हवाले से ये जो टर्म आया लाइन्स ऑफ डिफेंस, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जैसे किसी भी कंट्री की बॉर्डर फोर्सेस होती हैं, देन सिटीज के अंदर होती है, ऑफिस के अंदर होती है, मेन जगहों पे होती है। तो ये जो है फोर्सेस हैं जैसे साइमल्टेनियसली काम कर रही होती है, हर वक्त हर टाइम पे जैसे काम। ऐसे नहीं है कि जैसे इंतजार हो के यानी जैसे फर्स्ट लाइन डैमेज हो तो फिर जो सेकंड लाइन वर्क करे, देन थर्ड लाइन करे, इस तरह से नहीं होता। बिल्कुल बॉडी के अंदर जैसे जो डिफेंस सिस्टम है कंट्रीज का, बिल्कुल इसी तरह से हमारी बॉडी का फंक्शन होता है। हालांकि इसमें डिवीजन तो जरूर है कि जैसे ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, बट दे वर्क साइमल्टेनियसली, एक ही साथ हर वक्त जैसे काम कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कौन से कंपोनेंट है, सेकंड में कौन से हैं, थर्ड में कौन से हैं, जिनको याद करना जरूरी है एनटीबी के हवाले से जो पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कंप्राइज एक्सटर्नल बैरियर्स दैट कीप द माइक्रोब्स आउट ऑफ बॉडी। जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। सबसे पहली पॉइंट तो यही होती है कि अगर किसी भी तरह से माइक्रोब जो है बॉडी के अंदर एंटर ही ना हो, पहली स्ट्रेटेजी ये है
कि माइक्रोब्स इंटर ही ना हो। बट जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ बॉडी के अंदर वेरियस ओपनिंग्स मौजूद हैं, स्किन के अंदर छोटे छोटे से ओपनिंग्स मौजूद हैं, या जिस तरह से माउथ है, नॉस्ट्रल्स है, या फूड इनटेक करते हैं, किसी न किसी तरह से जो है पैथोजन तो आ जाते हैं। बट पहली पहली प्रायोरिटी ये होती है कि यानी पहली आउटर सबसे पहला जो कंपोनेंट है या सेगमेंट है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो फिजिकल एक बैरियर होते हैं। जैसे अगर अब देखें, हमने रिसेंटली रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, उनकी इनर लाइनिंग पे जैसे सीलिएटेड एपिथेलियम है, म्यूकस प्रोड्यूस होती है, सीलिया मौजूद है, कि अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी भी तरह से डस्ट पार्टिकल या कोई माइक्रोब वगैरह आ जाए, इवन अल्वियोलाई तक भी एक डिफेंस कंपोनेंट मौजूद है, अल्वियोलर मैक्रोफेजेस भी मौजूद है। जैसे हमने पढ़ा था कि किसी भी तरह से जो ये जो है फर्दर स्प्रेड ना हो, इसी इंटरनल लाइनिंग पे भी ऐसी जो है डिफेंस स्ट्रेटजीज मौजूद हैं, और इसी ताकि वो सेल्स में दाखिल ना हो सके। इसी तरह से हम देखेंगे एक्सटर्नली हमारे यहाँ स्किन का एक बैरियर भी मौजूद है। जब तक स्किन इंटैक्ट है, कोई इंजरी नहीं है, कोई इंट्रेंस के लिए पॉइंट नहीं आए, तो मीन्स कोई भी फॉरेन पैथोजन है या वायरस बैक्टीरिया जो कोई भी दाखिल नहीं हो सकता है, जब तक स्किन इंटैक्ट है, इंजरीज के अलावा, जैसे कोई एक्सपोज पार्ट उसको ना मिले। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कंसिस्ट ऑफ नॉन स्पेसिफिक इंटरनल डिफेंस, जिसमें इनेट इम्यून सिस्टम हम कहते हैं, दैट कॉम्बेट्स ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने की जो सलाहियत होती है उसे कहते हैं ऑल टाइप, हर किस्म। नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। स्पेसिफिक की मीनिंग होती है जो मखसूस किस्म की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनसे लड़ने की जो सलाहियत होती है, तो उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक की मीनिंग होती है ऑल टाइप, वैरायटी ऑफ, हर किस्म के माइक्रोब से फाइट जरूर करेंगे, उससे लड़ने की एक ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। काफी जगहों में जैसे हम ओवरकम कर लेते हैं, किन पे नहीं भी होता है। तो यानी ये इस तरह की जो है नॉन स्पेसिफिक, हर टाइप के, ऑल टाइप ऑफ माइक्रोब्स उससे फाइट होगी। यकीनन कुछ ऐसे हमारे यहाँ WBC हैं जिसमें मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, जिसमें नेचुरल किलर सेल आ जाते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे आगे ऐसा ऐसा। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो जैसे और भी हैं, मीन्स जैसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऑफ प्रोटीन्स हैं, इंटरफेरोन्स है, इन्फ्लेमेशन है, ये सारी चीजें मिलके जो एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक इंटरनल डिफेंस है, जिसमें एडेप्टिव, जैसे एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, और उसे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यकीनन आपने जैसे फर्स्ट ईयर में लोअर क्लास में आखिरी चैप्टर में पढ़ा होगा, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, उसके जरिए जो डिफेंस होता है उसे हम कहते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसमें एक्सटर्नल बैरियर है ताकि माइक्रोब दाखिल ना हो। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जिसमें नॉन स्पेसिफिक है, ऑल टाइप ऑफ माइक्रोब से लड़ने की सलाहियत है हमारे पास। वो कुछ बॉडी के अंदर ऐसे WBCs हैं, WBCs भी हैं, प्रोटीन्स हैं, उनका जो सेट है, कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जिसे कहते हैं, इंटरफ्यूरन भी है, फीवर है, इन्फ्लेमेशन है, ये सारी स्ट्रेटेजीज जो है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आती है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इसमें जैसे B सेल एंड T सेल के जरिए जैसे स्पेसिफिक मखसूस किस्म की, एक ही किस्म की ऑर्गेनिज्म से लड़ने की उनमें सलाहियत होगी, तो उसे हम कहते हैं यूनिक टाइप की ऑर्गेनिज्म में जस्ट वन टाइप का कोई एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल होगा उससे ही लड़ सकते हैं, हर किस्म से नहीं, तो उसे हम कहेंगे यकीनन जैसे ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो इसी तरह से हम जो लाइंस ऑफ डिफेंस से डिस्कस कर रहे हैं, लाइंस ऑफ डिफेंस के हवाले से अगर देखें तो दो टर्म पहले क्लियर हो जाए तो बेहतर है, थोड़ा फिर आगे चलते हैं। एक टर्म है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होता है, और दूसरा होता है स्पेसिफिक डिफेंस। नॉन स्पेसिफिक जैसे अभी हमने पढ़ा ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, और स्पेसिफिक यानी किसी मखसूस किस्म के ऑर्गेनिज्म से लड़ने की जो सलाहियत होती है तो हम उसे कहेंगे स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक यानी दैट आर नॉट यूनिक, नॉट यूनिक ही मीन्स एवरी टाइप, हर किस्म के लड़ने की सलाहियत होती है। एंड डिफेंस ब्लॉक और अटैक एनी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी जैसे बॉडी के अंदर दाखिल होगा ऑर्गेनिज्म उससे यकीनन जैसे रेजिस्ट करेंगे, फाइट करेंगे, लड़ेंगे। तो डिफरेंट इन्वेडिंग एजेंट्स एलिसिट्स सेम रिस्पांस फ्रॉम द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। जैसे आगे जब हम स्पेसिफिक डिफेंस पढ़ेंगे तो हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का एक अलग सा तरीका होता है। बट यहाँ पे जैसे जैसे आप जैसे देखें मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस है इनगल्फ करेंगे हर चीज को, जैसे उनका काम है इनगल्फ द बैक्टीरिया।
जैसे परफोरेंस होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उनका काम है पोर बनाना, सबके लिए ऐसे करेंगे। तो इस तरह से यानी जैसे उनका एक ही काम, जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल है तो उसमें डिफरेंट इन्वेडिंग एजेंट इलिसिट सेम रिस्पॉन्स, जिससे उनका एक मखसूस जैसे एक रिस्पॉन्स होगा, वही होगा फ्रॉम द नॉन स्पेसिफिक डिफेंसिव। दे आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, इस वजह से हम इसे इनेट कहते हैं। जैसे हमारे एसटीबी बुक के अंदर इनेट इम्यूनिटी है और एडेप्टिव इम्यूनिटी है। इनेट लफ्ज की मीनिंग ही होती है बाय बर्थ। जैसे अगर कोई भी एक पर्सन है जिसकी बर्थ होती है तो जाहिर है उसके अंदर जैसे स्किन प्रेजेंट है, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसके अंदर डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट है, जिसमें डब्ल्यूबीसीज में जैसे मैक्रोफेजिस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, ये सारी चीजें मौजूद है, एनके सेल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स मौजूद है, जैसे इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म मौजूद है, फीवर भी आता है, ये सारी चीजें जैसे बाय बर्थ जैसे फिर देन होता रहता है सिलसिला ऐसे। यानी इसमें यानी अडेप्ट करना, यानी बाहर से वो एक जिस तरह से वैक्सीनेशन है, या जब तक कोई किसी पैथोजन की एंट्री हो देन उसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक टाइप का रिस्पांस प्रोड्यूस ना हो, तब तक यानी हम कहेंगे ये बाय बर्थ है, पैदाइशी हर चीज जो मिल जाती है। वर्क बाय द प्रिवेंटिंग द अप्रोच एंड कॉन्टेक्ट ऑफ द इन्वेडिंग एजेंट एंड डिनाइंग एंट्री, यानी किसी भी पैथोजन की एंट्री को रोकेंगे, और लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ द इन्वेडिंग एजेंट, यानी इनका काम ये होगा कि किसी भी जैसे फॉरेन जैसे पार्टिकल को अलाउ नहीं करेंगे, एंट्री नहीं देंगे, और उसके स्प्रेड को रोकेंगे, किसी भी तरह का ऑर्गेनिज्म और किसी भी तरह का पैथोजन हो या फॉरेन पार्टिकल हो। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस इंक्लूड फिजिकल बैरियर, एक इसमें फिजिकल बैरियर आते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा फिजिकल बैरियर में क्या आता है, फिजिकल बैरियर के अंदर स्किन आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन आती है। फेगोसाइटिक सेल्स हैं, फेगोसाइटिक सेल्स में जैसे एन के सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस है, न्यूट्रोफिल्स हैं, ये सारे फेगोसाइटिक सेल्स हैं। इंटरफेरोन्स जैसे एक हमने सिंपल वर्ड्स में प्रीवियसली जैसे डेफिनेशन पढ़ी है, एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं, एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इनमें आ जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन में सेट ऑफ प्रोटीन है, काफी सारे प्रोटीन्स है, मिल्क की जैसे वर्क करते हैं, देन उस किसी भी पैथोजन की मेम्ब्रेन को रप्चर कर देते हैं, पोर बना लेते हैं, तो इसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। इन्फ्लेमेशन एक कंडीशन डेवलप होती है जब भी जैसे बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे आते हैं, या जैसे कोई इंजरी होती है, या जैसे आपने देखा होगा कोई इंसेक्ट है उसका टॉक्सिन है बॉडी के अंदर दाखिल होता है, तो एक स्वेलिंग जैसी कंडीशन डेवलप होती है, एलर्जीज होती हैं, तो जिसमें स्वेलिंग जैसे कंडीशन होती है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। ये भी हमारी एक डिफेंस स्ट्रेटेजी में है, शामिल है, और किस तरह से इसकी सीरीज ऑफ इवेंट्स होंगे ये सब हमारे टेक्स्ट बुक में हम पढ़ेंगे। फीवर भी एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में आता है। स्पेसिफिक डिफेंस होता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक थ्रेट्स, ओनली वन टाइप ऑफ बैक्टीरियम या वायरस, किसी भी एक किस्म की बैक्टीरियम, वायरस, पैथोजन, सिर्फ उसी से लड़ने की एबिलिटी होगी, बाकी नहीं, उसका कोई काम ही नहीं होगा। हाईली स्पेसिफिक है एंड दैट अक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम कहेंगे विच इन्वॉल्व्स द हाईली स्पेसिफिक recognition of the particular molecular shapes and pathogen and our ability to make the highly specific antibodies to aid in the removal of the pathogen। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जैसे कोविड है, तो यानी जिस भी पर्सन के अंदर जैसे कोविड की एंट्री होती है तो आपको पता है उसके अगेंस्ट जो है उसमें एंटीबॉडीज तो जरूर बनती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़े अरसे के लिए होती है, उसके बाद फौरन जैसे उस पर कोविड का जैसे असर नहीं होता है। बाकी वायरसेस अटैक कर सकते हैं, कोविड उस पर फिलहाल थोड़े अरसे के लिए, जैसे अभी इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, कहते हैं कि ये एंटीबॉडीज थोड़े अरसे के लिए होती है, बाद में खत्म हो जाती है। उसके लिए देन क्या करना पड़ता है, वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है, एक डोज दूसरा डोज, ताकि मेनी एंटीबॉडीज लॉन्ग लिव्ड पड़ी रहें, ताकि उसमें अगर नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा वायरस आए, सिर्फ कोविड, सारे वायरसेस के अगेंस्ट नहीं, ओनली कोविड-19 के लिए जैसे वो इफेक्टिव वैक्सीन है, सिर्फ उसी को करना। तो इस तरह की जो है जो इम्यूनिटी होगी वो हम कहेंगे ये स्पेसिफिक डिफेंस है। जैसे हेपेटाइटिस बी के हवाले से हम वैक्सीन कराते हैं, टीबी की वैक्सीन है, तो यकीनन जैसे सिर्फ एक ही पर्टिकुलर मखसूस उस पैथोजन की, जैसे पोलियो की वैक्सीन है बच्चों को दी जाती है, तो मीन्स जैसे पोलियो के वायरस से लड़ने की सिर्फ ओनली एंड ओनली वन जो है उसे हम कहेंगे ये स्पेसिफिक है। ऑल टाइप जैसे उसमें पैथोजन से लड़ने से होगी तो उसे हम कहेंगे नॉन स्पेसिफिक। और यू नो वेरी वेल कि एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम कब जैसे हासिल होता है, जब या तो हम किसी पैथोजन की जैसे हमारी बॉडी के अंदर वो उसकी एंट्री हो और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बने। जाहिर है उसे एंटीबॉडीज बनने से पहले जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बी सेल और टी सेल का जो रेस्पॉन्स होता है वो इस
जैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जरिए होता है, या ऐसे भी होता है कि एक नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए। नेचुरल इन्फेक्शन एक बार जैसे हो जाता है उसके बाद भी जैसे ये इम्यूनिटी आ जाती है। जैसे चिकन पॉक्स आप देखें, चिकन पॉक्स जैसे किसी भी पर्सन को वन टाइम जैसे होता है चिकन पॉक्स, उसके बाद वो वायरस ऐसे नहीं है कि जैसे घर के दूसरे मेंबर्स में अगर चिकन पॉक्स है, एक पर्सन को नहीं हो रहा है तो यानी उसको पहले हुआ था अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वाई? बिकॉज उस पर्सन में अब उस चिकन पॉक्स वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई है। तो ये इस तरह से सिर्फ एंटीबॉडीज अगेंस्ट चिकन पॉक्स वायरस जो होगा, वेरिसुला वायरस है, तो यकीनन जैसे उसको इफेक्ट उसी वायरस के अगेंस्ट होगा, तो उसे हम कहेंगे ये स्पेसिफिक है। और ये ऑल टाइप ऑफ पैथोजन उनसे रेजिस्ट करें उसे हम कहेंगे नॉन स्पेसिफिक। बहरहाल ये चीजें हमारे सिलेबस में नहीं, आपका टाइम जाया किया, सॉरी फॉर दैट, बट ये दो टर्म हमें सीखने थे, दो टर्म सीखने थे, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। अब हम आते हैं जैसे हम इम्यून सिस्टम में जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यू नो वेरी वेल, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसके अंदर इंटैक्ट स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आती है। इंटैक्ट स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन तो आउटर बैरियर है जैसे आपको पता है। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ पे मौजूद है? म्यूकस मेम्ब्रेन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मौजूद है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की इनर लाइनिंग जैसे आपको पता है म्यूकस मेम्ब्रेन। और इसी तरह से आपने पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं। बाकी अदर ऑर्गन्स हैं उनके अंदर भी यकीनन जैसे मौजूद है, इनर लाइनिंग मौजूद है। तो बट हम जैसे एनटीबी में जैसे सिर्फ यहाँ पे दो चीजों का जिक्र है, तो हम उनको ही देखेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन के हवाले से जिनकी डिटेल है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जैसे आपको पता है कि यानी एक बैरियर है, बैरियर है, कीप माइक्रोब्स आउट इन द फर्स्ट प्लेस, यानी पहले ही पॉइंट में। जैसे अगर यहाँ पे कोई भी एक लाइफ या ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ पे पहली पॉइंट है उस ये पहला बैरियर। जैसे हमने कल भी एग्जाम्पल लिया था, घर की जो कंपाउंड वाल है वो अगर मजबूत है, स्ट्रांग है, तो कोई भी बाहर से एंट्री किसी चीज की नहीं होती है। तो इसी तरह से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का भी रोल यही होता है। जैसे ये फिजिकल बैरियर्स है, ह्यूमन बॉडी हैज टू सरफेसेस एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट। जैसे एक तो बाहर की जैसे एनवायरनमेंट से हमारी स्किन का कांटेक्ट है, और इंटरनली जैसे आपको पता है जैसे अगर हम कोई फूड ले या एयर होती है उसके अंदर भी अगर कोई माइक्रोब्स आते हैं तो म्यूकस मेम्ब्रेन वहां पे यानी उनका जो बैरियर आ जाता है। तो यानी एक्सपोजर सिर्फ एक स्किन का होगा और दूसरा होगा म्यूकस मेम्ब्रेन का। स्किन बॉडी से जो आउटर वन जो पार्ट है, कंपोनेंट है सबसे बाहर, ये बैरियर है। और प्लस में जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उनके अंदर भी एक म्यूकस मेम्ब्रेन है। ये जो है बैरियर्स हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, इनकी म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन है, यही जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। एक्सटर्नल बैरियर से जैसे रोकते हैं, आपको पता है कि फर्स्ट लाइन, ताकि कोई पैथोजन भी दाखिल ना हो। सिंस दिस बैरियर इनहिबिट जनरली ऑल काइंड ऑफ माइक्रोबियल इन्वेजन, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नॉन स्पेसिफिक नेचर है। किसी भी तरह के माइक्रोब्स अगर आएंगे उनको स्टॉप करना, रोकना, जब तक उसमें कोई इंजरी ना हो, कोई एंट्री के लिए पॉइंट ना मिले, तब तक यानी कोई भी माइक्रोब उसमें दाखिल नहीं हो सकता है, जब तक ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेंगी, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। अब सबसे पहले हम स्किन की तरफ आते हैं। स्किन की स्ट्रक्चर के हवाले से थोड़ी शायद लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इससे दो लेयर होते हैं, एक उसमें जैसे इपिडर्मिस है और दूसरा डर्मिस है। जैसे अगर इलस्ट्रेशन डायग्राम भी आपके टेक्स्ट बुक में मौजूद है, और यहाँ पे भी जैसे देख सकते हैं स्किन के दो लेयर। जैसे एक जैसे एपिडर्मिस है, एपी रेफर्स टू अबव, और दूसरा जो लेयर होता है उसे हम कहेंगे डर्मिस कहते हैं। डर्मिस जरा थिक होता है, जिसके अंदर ये हेयर फॉलिकल्स हैं जिनमें हेयर निकलते हैं, काफी सारे ग्लैंड्स हैं, जैसे एक सिबेशियस ग्लैंड है, और इसी तरह से यहाँ पे जैसे एक स्वीट ग्लैंड्स भी होते हैं। बाकी ये थिन लेयर जो होता है उसे हम कहते हैं डर्मिस कहते हैं। बट इसके साथ साथ आउटर सबसे सरफेस पे एक केराटिन का भी लेयर होता है। केराटिन, केराटिन जैसे आपने होम्योस्टेसिस इंटर क्लास में चैप्टर 1 है उसमें आपने पढ़ा होगा, केराटिनाइज्ड एपिडर्मिस। इसकी वजह से जैसे आपने देखा है कि स्किन ये जो हमारी सरफेस मॉइस्ट रहती है और वाटर को एस्केप होने नहीं देता है। तो ये जो केराटिन एक प्रोटीन होता है, यही सेम प्रोटीन जो है डिफरेंट एनिमल्स में स्केल्स बनाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स में जैसे हूव्स हैं, हॉर्न्स हैं, एनिमल के हॉर्न्स हैं, हूव्स हैं, नेल्स हैं, नेल्स के अंदर भी केराटिन प्रोटीन मौजूद होता है।
तो इसी तरह से केराटिन प्रोटीन नेचर ने हमें सबसे आउटर मोस्ट कवर एपिडर्मिस के साथ दिया है, ताकि इसमें पैथोजन वगैरह की एंट्री भी ना हो, इस तरह से भी प्रोटेक्शन इसका है। बाकी ये स्क्विमस एपिथेलियल सेल सो एंड सो, बट हम अपने एनटीबी के हवाले से आते हैं कि स्किन के अंदर जैसे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, स्किन की इतनी ज्यादा नहीं है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस 2 लेयर्स हैं, एक एपिडर्मिस और डर्मिस है। एपिडर्मिस एंड डर्मिस है। एपिडर्मिस इज सुपरफिशियल मल्टी सेल थिक, जैसे आपने स्क्वेमस एपिथेलियल लेयर्स देखे, मल्टी लेयर थिक है, वाइल डर्मिस इज इनर कंपैरेटिवली थिक। तो इनर लेयर यकीनन थिक है, उसके अंदर क्यों वाई थिक है कि उसके अंदर काफी सारे ग्लैंड्स भी मौजूद हैं, जैसे सेबेशियस ग्लैंड है, स्वीट ग्लैंड है, ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, ये सारी चीजें मौजूद, कंटेनिंग ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल, रिसेप्टर, नर्व्स एंड ब्लड वेसल, ये सब जो है किस पार्ट में होंगे, डर्मिस पार्ट में होंगे, इस वजह से थिक है। मोस्ट सेल्स ऑफ एपिडर्मिस हैव केराटिन। केराटिन एक, जैसे आपको पता है कि प्रोटीन है जो स्केल भी बनाता है, हेयर भी, नेल भी, फेदर्स, हॉर्न्स, क्लॉज, हूव्स, कैलसेस आपको पता है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा पाँव के अंदर जैसे जो सोल की जो स्किन होती है कभी कभार जैसे हार्ड हो जाती है, मुसलसल इन चीजों को लग के एक ऐसी हार्ड सी स्ट्रक्चर जो बन जाती है, जिससे हम कहते हैं कैलस कहते हैं। तो कैलसेस में भी होती है एंड आउटर लेयर ऑफ स्किन अमंग वर्टिब्रेट्स, एंड केराटिन आल्सो प्रोटेक्ट्स एपिथेलियल लाइनिंग फ्रॉम डैमेज और स्ट्रेस एंड एक्सट्रीमली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो कुदरत ने, नेचर ने कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दिया है हमें स्किन के आउटर साइड पे, जो इसकी इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, वेरी वेल प्रॉपर्टीज, जैसे पैथोजन की एंट्रीज वगैरह, मॉइस्ट रखना, इतनी हार्ड स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड किए। द आउटर सरफेस ऑफ द स्किन आल्सो कंसिस्ट ऑफ ड्राई डेड स्केल्स, consequently most microbes that land on the skin cannot obtain their water and nutrients। तो जैसे देखें सबसे आउटर मोस्ट अगर ड्राई है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ड्राई है ना, वो न्यूट्रिएंट वाटर कुछ भी नहीं मिलेगी, तो जाहिर है माइक्रोब्स अगर स्किन के ऊपर आए भी तब भी वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे ना तो वाटर है ना न्यूट्रिएंट है। तो फिर जब तक उनको कोई एंट्री के लिए पॉइंट ना मिले तब तक मीन्स वो मर जाएंगे, क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट जो कवर है वो केराटिन का है, वो दैट इज उसमें जैसे मोस्ट माइक्रोब्स दैट लैंड ऑन स्किन कैन नॉट ऑब्टेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट दे नीड। इस तरह से जो है ये भी सर्वाइवल इनका नहीं होगा बिकॉज ऑफ केराटिन। जैसे अभी हमने देखा कि केराटिन जो है, केराटिन जो सबसे जैसे ये लेयर जैसे स्किन के ऊपर जैसे केराटिन का लेयर, ये केराटिन लेयर है, और केराटिन लेयर जैसे ये सबसे बाहर जो ये सरफेस पे पड़ा है, स्किन सरफेस पे ये केराटिन का लेयर होता है। केराटिन का लेयर नीचे जैसे आप देखें ये मल्टी लेयर्ड जैसे एपिडर्मिस तो है, बट उससे ज्यादा थिक जो है यकीनन जैसे ये डर्मिस एरिया जो ज्यादा थिक है, क्योंकि इसमें हेयर फॉलिकल्स हैं, इसमें जैसे नर्व्स, ब्लड वेसल जैसे हमने पढ़ा है। बात हो रही थी कि ये केराटिन जो सबसे आउटर मोस्ट कवर पे होता है केराटिन होता है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे अदर हमारे टेक्स्ट बुक में भी जैसे डायग्राम है, एनटीबी में भी स्किन की डायग्राम के हवाले से वेरियस कंपोनेंट्स भी दिए गए हैं, बट स्किन इम्पेनिट्रेबल बैरियर अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेजन मीन्स, जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि जब तक हमारी स्किन इंटैक्ट है, जैसे डॉक्टर साहिबान अक्सर जैसे कोई भी इंजरी होती है तो उसके ऊपर जैसे कुछ एंटी माइक्रोबियल जैसे केमिकल्स होते हैं वो भी ऐड करते हैं और इसको बैंडेज या स्ट्रिप देते हैं, ताकि किसी फॉरेन जो पार्टिकल है, पैथोजन है, उसकी एंट्री ना हो, उसको रोकने के लिए ऐसी बैंडेज और स्ट्रेटेजीज अप्लाई की जाती है। स्किन इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, एपिडर्मिस और डर्मिस हो गया, एपिडर्मिस सुपरफिशियल, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें जैसे एक पॉइंट दिखाई गई है, जैसे हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे स्किन तो इंटैक्ट है तो उसमें माइक्रोबियल इन्वेजन किस तरह से होती है, ये स्किन की सरफेस है, एपिडर्मिस और डर्मिस हुआ, तो इस पे बहुत ही ज्यादा जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया और फंजाई इस स्किन पे आते हैं। यकीनन मैंने जो ऐसे हम एटमॉस्फेयर में हमारा एक्सपोजर है, सबसे बाहर का जो एरिया है दैट इज स्किन, तो यकीनन आएगा। काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ऑलरेडी जैसे कंटेमिनेटेड होती हैं, गिलाजत से भरी होती है, इत्तेफाक से हमारा जैसे वहां पे हाथ लगता है तो यकीनन हमारी स्किन पे जो है बहुत ही ज्यादा ऐसे वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई के स्पोर्स वगैरह आ सकते हैं।
जैसे हम कहते हैं कि जैसे हेल्थ की कंडीशन अगर, जैसे सैनिटेशन की कंडीशन अगर प्रॉपर नहीं है किसी जगह पे, जैसे रेलवे स्टेशन एंड बस स्टॉप्स, उनके वॉशरूम, उनके जैसे हुक्स होते हैं डोर्स की, कितने कंटेमिनेटेड होते हैं, अगर इनके ऊपर, या जो पुरानी बसें हैं उनकी जो हैंडल्स वगैरह है, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम टच करेंगे तो उसमें जो काफ़ी सारे जो बैक्टीरिया वायरसेस हो सकते हैं जो हमारी स्किन पे आ सकते हैं। अगर स्किन इंटैक्ट है तो मीन्स कोई भी उसके लिए होगी। जैसे आजकल जैसे कोविड के हवाले से हमने सैनिटाइजर किया जाए हाथों के ऊपर, ताकि उसमें कोई भी बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह आए तो उनकी किलिंग हो, क्योंकि उनकी एंट्री की पॉइंट्स जैसे यहाँ पे भी जैसे दिखाया गया मौजूद है। जैसे स्वीट ग्लैंड है, उनकी पोर्स है स्वीट, उसके जरिए भी ये पैथोजन दाखिल हो सकते हैं, यहाँ स्किन के अंदर दाखिल हो। जो हेयर फॉलिकल है, हेयर शाफ्ट है, यहाँ से भी जैसे पैथोजन वगैरह इंटर हो सकते हैं। तो अब पहली यानी पॉइंट यही है कि हम पहला इसका ऐसा मौका ही ना दें कि जिसमें जैसे कोई पैथोजन वगैरह हमारे स्किन तक आए। नंबर 2, जैसे सैनिटाइजर वगैरह होते हैं उनसे भी जैसे हैंड से इनकी स्किन जैसे बिल्कुल प्योर अवे रहती है इन पैथोजन से। तो फिर भी जैसे इनकी और भी जैसे आप देखें पॉइंट्स तो जरूर यकीनन मौजूद है। तो ये इस तरह से जो है पैथोजन की एंट्री हो सकती है। अगर इन्हीं हाथों से अगर कोई खाना हम खाएंगे जो गलाजत से भरे हुए हैं, पैथोजन है, तो जाहिर है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये आ सकते हैं, या एटमॉस्फेयर एयर कंटेमिनेटेड विद दिस जैसे पैथोजन, तो भी एयर के जरिए भी जैसे ये पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। बट वहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन भी एक प्रोटेक्शन मौजूद है। जैसे कल परसों हमने पढ़ा है नोज के अंदर जैसे हेयर्स हैं, सीलिया है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये सारी चीजें प्रोटेक्शन, नेचुरल नेचुरल प्रोटेक्शन है। तो बात हो रही थी स्किन की, तो स्किन का एक अनदर पार्ट मौजूद है जिसमें एनटीबी के हवाले से जैसे इन एडिशन टू डर्मिस, डर्मिस part of skin contains sebaceous gland and sweat gland. Sebaceous gland produce sebum जो एक ऑयली सीक्रेशन है, ऑयली सीक्रेशन है। नॉर्मल इसके काम भी है, फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे इट कोट्स एंड मॉइस्चराइजेस एंड प्रोटेक्ट्स योर स्किन, लुब्रिकेट्स द स्किन एंड हेयर्स ऑफ मैमल्स। उसके अंदर ये सीबम तो ठीक है, बेहतर है, ठीक है, बट इसका एक मेन रोल ये भी है कि जैसे ये पैथोजन वगैरह होते हैं उनको जो है उनकी जैसे एंट्री है उसको भी रोकना, उसको ट्रैप कर लेना। स्वीट ग्लैंड आल्सो प्रोड्यूस सीक्रेट स्वीट, जो एक साल्टी फ्लूइड होती है, जनरली प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी। इंटर क्लास में होम्योस्टेसिस में हमने पढ़ा है जैसे एवापोरेटिव कूलिंग मैकेनिज्म के जरिए जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है, एवापोरेटिव कूलिंग के जरिए बॉडी टेम्परेचर हमारा जैसे उसका बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन या थर्मो रेगुलेशन में स्वीट ग्लैंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, स्वीट ग्लैंड का। क्योंकि स्वीट के जरिए जैसे एवापोरेटिव कूलिंग होती है। बट इसका एक और भी फायदा है, फायदा ये है कि जैसे स्वेट अगर स्किन की सरफेस पे आता है तो उसके साथ साथ जैसे लैक्टिक एसिड की थोड़ी कंपोनेंट होते हैं, पोर्शन होता है, प्रोपोर्शन होता है, जिसकी वजह से भी पैथोजन के लिए वो फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से पैथोजन की जो है वो एंट्री जो है स्टॉप हो जाती है, वहां पे फर्दर आगे नहीं बढ़ेंगे। सीक्रेशन फ्रॉम स्वीट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड यूजुअली कवर द स्किन एंड दिस सीक्रेशन कंटेन नेचुरल एंटीबॉडीज। नेचुरल एंटीबॉडीज तो किस सूरत में? इन द फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड that inhibit the growth of the bacteria and fungi। लैक्टिक एसिड की वजह से बैक्टीरिया वहां पे मल्टीप्लाई नहीं हो सकेंगे, फंजाई वहां पे मल्टीप्लाई नहीं हो सकेंगे, उनके लिए मीडियम ये सुइटेबल नहीं होगा। जब स्वेट होगा, लैक्टिक एसिड उसमें होगा, तो इसी वजह से जो है ये पैथोजन वगैरह जिस तरह से यकीनन जो पैथोजन होगा वो नहीं होगा, उसमें आगे बढ़ नहीं सकता। मल्टीपल डिफेंस मेक्स अनब्रोकन स्किन एंड एक्सटर्नली इफेक्टिव बैरियर अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेजन। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक नेचुरल एक डिफेंस सिस्टम है, स्वेट है या सेबम है, जिसके जरिए भी जैसे नेचुरली हम प्रोटेक्टेड रहते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया और सम पैथोजन, बैक्टीरिया और पैथोजन। तो उसके बाद जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से रिसेंटली हमने जैसे पढ़ा है
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का ही कंपोनेंट है। म्यूकस मेम्ब्रेन थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, म्यूकस मेम्ब्रेन दो जगहों पे होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग पे जैसे और रेस्पिरेटरी सिस्टम की लाइनिंग है। यूरिनोजेनिटल सिस्टम में भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, बट वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। जैसे ये एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इम्पेनिट्रेबल बैरियर अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेजन। तो रेस्पिरेटरी लाइनिंग एपिथेलियम, उसमें आखिरकार ऐसी क्या चीज है? जैसे हमने पढ़ा है ये नॉस्ट्रल्स हैं, इनके अंदर जो ये एरिया या रीजन है जिससे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल, उसके अंदर हेयर्स भी मौजूद हैं। हेयर्स भी एयर को फिल्टर करते हैं, प्लस में यहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स जैसे स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स मौजूद हैं। जैसे ये जो सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स मौजूद हैं, म्यूकस प्रोड्यूसिंग गोबलेट सेल्स मौजूद हैं जो इन पार्टिकल को, फॉरेन पार्टिकल को, डस्ट को ट्रैप करते हैं। तो ये सारा एक डिफेंस स्ट्रेटेजी है, डिफेंस मैकेनिज्म है। एंटीरियर ऑफ द नेजल कैविटी दैट कंटेन्स हेयर्स इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। जैसे हमने पढ़ा है वेस्टिब्यूल, जैसे वो किसी भी ओपनिंग की जो कैविटी, गैप या स्पेस है जिसे वेस्टिब्यूल कहते हैं, उसके अंदर हेयर्स मौजूद हैं। और हेयर्स जैसे आपको पता है कि एयर को फिल्टर करते हैं। वेस्टिब्यूलर हेयर फिल्टर द लार्ज डस्ट पार्टिकल ऑफ द इनहेल्ड एयर। तो यानी पहली पॉइंट यही होती है कि हेयर जैसे उसमें डस्ट पार्टिकल या और कोई भी जिस तरह से ऐसी चीजें जो अदर देन एयर है उसको स्टॉप करने की एक पहली जैसे मैकेनिज्म है, स्ट्रेटेजी है। तो नोज के अंदर हेयर्स का होना ये बेनिफिशियल होता है या फायदेमंद भी होता है। इसी तरह से इनर सरफेस ऑफ द नेजल कैविटी इज लाइंड बाय सीलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम। सीलिएटेड लफ्ज की मीनिंग होती है कि हैविंग सीलिया, म्यूकस एपिथेलियम यानी म्यूकस यहाँ पे यकीनन प्रोड्यूस होगी, दोनों का एक्शन होगा, कंबाइंड एक्शन होगा। म्यूकस का काम होगा ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और सीलिया की बीटिंग की वजह से इन ऑर्गेनिज्म को प्रोपेल करेंगे, पुश करेंगे, धकेलेंगे आगे, उसको बढ़ने नहीं देंगे। तो इसी तरह से दे आर इन्वॉल्व इन ट्रैपिंग द फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रोब्स। कौन? यानी म्यूकस जो होगी इनको ट्रैप कर लेगी। एंड सीलिया ऑफ द एपिथेलियम स्वीप द ट्रैप्ड एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रोब्स posterior to the pharynx where they are swallowed and eliminated by the digestive system। तो सीलिया का बीटिंग का काम यही होता है ताकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आगे ना बढ़े, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाए ना, उससे बचने के लिए जो है सीलिया का एक्शन होता है। इलस्ट्रेशन भी हम उस पे आते हैं। इसी तरह से आपने ट्रेकिया और एयर पैसेज वे में भी पढ़ा है, ट्रेकिया में भी मौजूद है। जैसे ये ट्रेकिया के अंदर म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स मौजूद हैं, सीलिया भी मौजूद हैं। जैसे अगर कोई यहाँ से भी क्रॉस करके अगर कोई पैथोजन है या फॉरेन पार्टिकल है ट्रेकिया तक आ जाता है, विंड पाइप तक आ जाता है, तब भी जैसे आपको पता है कि म्यूकस होती है उसको ट्रैप करती है। सीलिया के बीटिंग की वजह से वो बैकवर्ड आते हैं, वापस आते हैं, किस तरफ आते हैं? आइधर जो है फेरिंग्स एंड इसोफेगस के जरिए जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चले जाते हैं, या एक पावरफुल कफिंग होती है जिसकी वजह से वो चीजें इस ट्रेकिया से भी या विंड पाइप से भी जैसे में भी बाहर जा सकते हैं, बट एक कफिंग रिफ्लेक्स भी मौजूद है। तो ट्रेकिया एंड एयर पैसेजवे विद इन द लंग्स आर आल्सो लाइंड बाय सीलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम and it is involved in trapping fine dust particle and microbes. Cilia in this region propel mucus and foreign particles towards the larynx where they enter into the pharynx and are swallowed। या swallow हो जाते हैं या कफिंग होती है तो वो चीजें बाहर भी आ जाती है। हमारे एनटीबी के अंदर इसकी एक इलस्ट्रेशन या डायग्राम भी है। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसकी लाइनिंग है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग के अंदर ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जैसे खास तौर पे ये पॉइंट दिखाई गई है ट्रैकिया की, विंड पाइप की, तो उसके अंदर गोबलेट सेल्स है। ये गोबलेट सेल्स हैं, इनका काम होगा म्यूकस प्रोड्यूस करना। जैसे ये जो लेयर है, दिस लेयर इज म्यूकस, ये म्यूकस का लेयर है। इसी तरह से ये पूरा म्यूकस का लेयर हुआ, और इसमें एक सीलिएटेड कॉल्यूमिलर एपिथेलियम मौजूद है, सीलिएटेड कॉल्यूमिलर एपिथेलियल सेल्स मौजूद है। ये सीलिया है, सारे सीलिया है। तो सीलिया की बैकवर्ड इस बीटिंग की वजह से, जैसे म्यूकस ने किसी भी फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप किया, और सीलिया की बैकवर्ड बीटिंग की वजह से मूवमेंट ऑफ म्यूकस टू फेरेंक्स होगा। फेरेंक्स के बाद जैसे देन इसोफेगस, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी जा सकता है। जैसे हमने पढ़ा है कफिंग रिफ्लेक्स होगा, तो ये जो है कफ के जरिए भी ये चीजें बाहर जा सकती है। जैसे ये पार्ट्स हैं, ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं। फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप करना, ये जैसे फॉरेन पार्टिकल थे, इनको ट्रैप करने का काम किसका है? ये म्यूकस के लेयर का है। सीलिया होगी, सीलिया की बीटिंग की वजह से क्या होगा? मूवमेंट ऑफ म्यूकस टू द फेरेंक्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस तरह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बचा लेते हैं ये म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए। म्यूकस जो है यकीनन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है।
वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। जैसे ये म्यूकस लेयर होगा, म्यूकस लेयर होगा, इसका काम जैसे होता है कि जैसे पैथोजन है उनको जैसे रोकना, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, या फंजाई की स्पोर्स हैं, फंजाई की स्पोर्स हैं, वायरसेस है, बैक्टीरिया है, उनको ये ट्रैप कर लेते हैं। गोबलेट सेल जो होता है उसका काम होता है म्यूकस प्रोड्यूस करना। बाकी जैसे देखें सीलिएटेड सेल्स हैं जिनमें ये सीलिया है, इनकी बीटिंग की वजह से जो है यकीनन जैसे बॉडी से ये बाहर जा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ये बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सीलिया एंड म्यूकस का एक कंबाइंड एक्शन होता है जिसकी वजह से जैसे हमें एक डिफेंस है, ये डिफेंस की स्ट्रेटजी है। मोर ओवर जैसे हमने अल्विलाई में थोड़ा बहुत पढ़ा था, अल्विलाई के अंदर मैक्रोफेजेस भी है, जैसे देखें कितना एक डिफेंस स्ट्रेटजी है। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट म्यूकस है, सीलिया है, बट अप टू द अल्व्यूलाई जैसे अल्व्यूलर मैक्रोफेजेस भी हैं जिनकी वजह से भी जैसे पैथोजन की किलिंग वगैरह भी होती है। तो ये सारी चीजें नेचुरल, जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में सीलिया, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये हेयर्स, सब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की स्ट्रेटजीज हैं। इसी तरह से हमने ये टॉपिक अगेन भी हमने पढ़ा है, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के हवाले से है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग है, उसमें भी जैसे जीआईटी या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसमें भी जैसे आपको पता है, उसमें भी जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट खास तौर पे स्टमक के अंदर है। स्टमक के अंदर आपको पता है HCl, स्टमक के अंदर HCl सीक्रेट होता है जिसका काम और भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से भी है। जैसे आपने पढ़ा है पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन HCl की वजह से, बट HCl का एक काम ये भी है, इट किल्स द पैथोजेंस, बैक्टीरिया, इनको किलिंग करने का काम इस HCl का है। प्लस में आप जैसे देखें, जैसे हम मुंह के अंदर खाना जैसे इंजेक्शन करते हैं तो सिलाइवा रिलीज होती है। सिलाइवा के अंदर जैसे उसकी कंपोजिशन आप स्टूडेंट्स को याद है, सिलाइवा की कंपोजिशन, उसमें सिलाइवरी अमाइलेज एंजाइम भी है, लाइसोजाइम एंजाइम भी है। लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या होता है? किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। कोई पैथोजन वगैरह बैक्टीरिया होता है उसको भी किल करने का एक जैसे एंजाइम है, दैट इज कॉल्ड लाइसोजाइम। तो ये डिफेंस स्ट्रेटजीज हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से। तो एपिथेलियम ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन इम्पेनिट्रेबल, यानी जिसमें कोई चीज दाखिल ना हो सके, ऐसा एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक कंपोनेंट। जैसे आउटर पार्ट जैसे आपने पढ़ा था सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा एंड देन म्यूकोजा, इंटरनल म्यूकोजा, उनका ऐसा लेयर है कि वहीं से जैसे कोई पैथोजन एंट्री उसकी नहीं होती है। इम्पेनिट्रेबल बैरियर अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेजन। इन्वेजन की मीनिंग होती है जैसे अटैक करना, दाखिल होना, इंटर होना, इन्वेड करना, उससे इन्वेजन है। जीआईटी इज कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन which protects the GIT from microbial invasion by means of various kinds of secretion। कैसे सिक्रीशन? एक सिक्रीशन है HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में सीक्रेट होता है। कौन सीक्रेट करते हैं? ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स दैट किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड, जैसे हमने पढ़ा है। इन एडिशन टू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, enzyme present in the gastric juices, intestinal juices, pancreatic juices, also digest bacteria present in food। ये जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में ये ऐसा फंक्शन नहीं पढ़ा है। इंटेस्टाइनल जूसेस और पैंक्रियाटिक जूसेस बैक्टीरिया को कैसे किल करते हैं नहीं है, बट यहाँ पे आप पॉइंट है कि एनटीबी की पॉइंट है जिसको आप यकीनन याद करें। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक म्यूकोजा मौजूद है, HCl भी मौजूद है। HCl जो इसकी वजह से जैसे किलिंग ऑफ बैक्टीरिया होती है। इंटेस्टाइनल एंड पैंक्रियाटिक जूसेस है, ये भी माइक्रो उसको किल करने के लिए इस्तेमाल। तो काफी सारी चीजें जैसे मेमोराइजेशन की है, क्रैमिंग की है। पैंक्रियाटिक जूसेस से ये कोई डिटेल वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं है, आप बस पॉइंट की सूरत में इसको आप याद करेंगे। क्रेमिंग टाइप के जैसे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद जैसे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है इम्यून सिस्टम में। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन के बाद सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, इसके वेरियस कंपोनेंट्स हैं। जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में काफी स्ट्रेटेजीज हैं, एक दो भी नहीं, काफी स्ट्रेटेजीज है, जिसमें एक जैसे फैगोसाइट्स भी है, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स है, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स भी है, फीवर भी है, इंटरफ्यूरोन भी है, तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी है, काफी सारी स्ट्रेटेजीज हैं मिल के सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बना दें। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी नॉन स्पेसिफिक नेचर, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नॉन स्पेसिफिक नेचर,
सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इज आल्सो नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। ये ऐसे छोटी छोटी सी पॉइंट्स हैं आपके जहन में होने चाहिए। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है, जिसकी हमने थोड़ी डिटेल सुबह पहले ही डिस्कस की थी। तो इफ माइक्रोब्स बिकम सक्सेसफुल टू पेनिट्रेट द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, देन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्शन में आ जाती है। जैसे अगर फर्स्ट लाइन ब्रेक हो किसी भी तरह से, पैथोजन अगर फर्स्ट लाइन को क्रॉस करके आ जाते हैं, तो यकीनन एक डिफेंस की स्ट्रेटेजी के हवाले से एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अलग कंपोनेंट हैं जो हम पढ़ेंगे। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस 3 जो नॉन स्पेसिफिक इंटरनल डिफेंसेस हैं। पहले फर्स्ट डिफेंस में स्टैंडिंग आर्मी ऑफ फेगोसाइटिक सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स एंड फेगोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी हैं एक्चुअली, ये हमारे ब्लड में जैसे आपने पढ़ा होगा डब्ल्यूबीसी की टाइप्स हैं, फेगोसाइटिक सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी है इन्वेजन ऑफ प्रोक्स इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। डब्ल्यूबीसी में क्या पढ़ेंगे हम, एनके सेल्स है, एनके सेल्स हैं, फेगोसाइट्स हैं, फेगोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स, ये सारे जो है इसमें डब्ल्यूबीसी की जो फेगोसाइटिक सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, इससे आपको पता है इन्फ्लेमेशन लफ्ज की मीनिंग होती है स्वेलिंग होती है। बॉडी के अंदर जब भी कोई पैथोजन की एंट्री होती है या माइक्रोबियल इन्वेजन होती है, तो उस पार्ट में या उस बॉडी के हवाले से स्वेलिंग होगी, पेन होगा, रेडनेस होगी, हीट होगी, टेम्परेचर होगा उस जगह पे। तो ओवरऑल दिस कंडीशन इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। जिससे कभी कभार हमारी स्किन पे कोई कट या इंजरी आ जाती है, तो वो पार्ट उस जगह पे चंद दिनों में जैसे आप देखेंगे कि वहाँ पे स्वेलिंग भी होती है, पेन भी होता है, वो एरिया रेडनेस ज्यादा होती है, हीट भी होती है वहाँ पे, और सीवियर पेन भी होता है। और आखिर में जैसे आप देखते हैं वहाँ पे जब इन्फेक्शन ओवरकम हो जाता है, पस बन जाता है, तो ये सारी मैकेनिज्म या स्ट्रेटजी होती है इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स की, जिसमें सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, चेन ऑफ रिएक्शंस, जिसमें हम पढ़ेंगे। तीसरी स्ट्रेटजी है फीवर, जिससे बुखार कुदरती तौर पे जैसे आता है किसी भी इन्फेक्शन का, उसका भी फायदा है या बेनिफिट है, जो हम पढ़ेंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस उसमें एक जैसे डब्ल्यूबीसी हैं, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स भी है, और जैसे फीवर भी है, प्लस में जैसे एक प्रोटीन्स भी हैं कॉम्प्लेक्स, जैसे प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लीमेंट जैसे प्रोटीन है, परफोरिन पोर फार्मिंग प्रोटीन है, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। कैटेगरी इस इंटरफेरोन है, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे हमारे एसटीबी बुक में एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन की हेडिंग दी गई है, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन की हेडिंग, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन। लाइसोजाइम एंजाइम के बारे में भी जिक्र है एसटीबी में, जैसे लाइसोजाइम एंजाइम सलाइवा और टीयर्स में मौजूद है, सलाइवा और टीयर्स में मौजूद है। एक ये पॉइंट आप पढ़ेंगे, सलाइवा और टीयर के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम भी मौजूद है। ठीक है, ये थोड़े से छोटे छोटे से क्वेश्चन है। बहरहाल अब हम आते हैं, जैसे हमारी पहली पॉइंट है कि फेगोसाइटिक जो सेल्स हैं, फेगोसाइटिक सेल्स कौन कौन से हैं। फेगोसाइटिक रेफर्स टू, जैसे फेगोसाइटोसिस, जैसे यकीनन आपको याद है फेगोसाइटोसिस, जैसे फर्स्ट ईयर में सेल चैप्टर के अंदर जैसे एक सेल जो है इंटैक या इनगल्फ करता है सॉलिड पार्टिकल को, प्रोसेस इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। और वहां पे भी एग्जांपल है कि डब्ल्यूबीसीज ईट और किल बैक्टीरिया बाय फेगोसाइटोसिस। डब्ल्यूबीसीज जो है फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के जरिए बैक्टीरिया की किलिंग और ईटिंग करते हैं सॉलिड पार्टिकल, तो वो भी फेगोसाइटिक साइटोसिस। इस फेगोसाइट सेल को हम कहेंगे फेगोसाइट कहेंगे। तो पहली कंपोनेंट के अंदर किलिंग सेल ऑफ द ब्लड है, यानी ब्लड के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर ऐसे सेल्स हैं, ब्लड के अंदर एक ऐसे सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं किलिंग सेल। वो कौन से हैं? वो है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स हैं। व्हाइट ब्लड कार्पसल में एक कैटेगरी है फेगोसाइट्स की, और दूसरी है जैसे इसमें जैसे फेगोसाइटिक सेल्स हैं और एनके सेल्स हैं। बहरहाल हम आते हैं इसमें एक एक करके। तो white blood cells in the body are the phagocytes. Phagocyte is a cell that destroys the abnormal body cells such as cancerous cell or invaded microorganism by engulfing. जैसे आपको याद होगा कि जैसे कोई एक ये फेगोसाइट है और ये बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम को ये इनगल्फ करता है और देन यहाँ पे एक वेजिकल बन जाता है। और इस जैसे डब्ल्यूबीसी के अंदर जैसे लाइसोसोम्स होंगे, लाइसोसोम्स के अंदर क्या हो सकता है
यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे, इस जैसे वेजिकल के साथ फ्यूज होगा और इस बैक्टीरियम की किलिंग हो जाती है। तो इस तरह से बैक्टीरिया की किलिंग होती है, जो प्रोसेस इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। प्रोसेस इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। प्रोसेस इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। और ऐसे ब्लड सेल्स फैगोसाइटोसिस में एक जैसे मैक्रोफेजिस हैं और दूसरे हैं न्यूट्रोफिल्स हैं। मैक्रोफेजिस एंड न्यूट्रोफिल्स। मैक्रोफेजिस जैसे आपको पता है, मैक्रो लफ्ज की मीनिंग ही लार्ज होती है, बिग, बिग ईटर। जैसे हमारे एसटीबी में क्लियर लिखा हुआ है, दे आर कॉमनली कॉल्ड बिग ईटर्स। एक्चुअली ये मोनोसाइट्स होते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी, वहीं से जैसे ये इनकी जो है जैसे यहाँ तो जस्ट एक मैकेनिज्म है, थोड़ी सी इलस्ट्रेशन है कि ये कोई बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम है तो ये डब्ल्यूबीसी का टाइप है फैगोसाइट, उसको कैसे किल करते हैं। तो इस हवाले से जैसे ये इलस्ट्रेशन है किस तरह से इसकी किलिंग होती है। तो सबसे पहले जैसे बैक्टीरियम है उसको इनगल्फ किया, इनगल्फ करने के बाद ये जो जाहिर है जब वेजिकल बनता है तो उससे हम कहते हैं फेगोसोम। जो आपने शायद अभी फर्स्ट ये जो सेल चैप्टर हाफ इंट्री वालों ने तो पढ़ा है बट फुल वालों में नहीं पढ़ा है। तो ऐसे यानी पार्ट को, यानी जब कोई भी बैक्टीरियम वगैरह है उसके बाहर जो वेजिकल बनता है दैट इज कॉल्ड फेगोसोम। देन लाइसोसोम इसके करीब आएगा, लाइसोसोम में से फ्यूज होगी, इंजाइम रिलीज होंगे, इंजाइम रिलीज होने के बाद इसको डाइजेस्ट कर देंगे। देन इसके पार्ट्स होंगे बैक्टीरियम के, वो कुछ पार्ट्स जो है इसकी फेगोसाइट की सरफेस पे आ जाएंगे और बाकी को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी होती है। या ये जैसे पैथोजिन है, पैथोजिन है ये डब्ल्यूबीसी की जो मेम्ब्रेन है, तो ये उस डब्ल्यूबीसी में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सुडोपोडिया लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। जैसे ये पैथोजिन देखें, ये कोई पैथोजिन है, ये डब्ल्यूबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी फेगोसाइट है। तो ये बैक्टीरियम जैसे पैथोजिन है, उसको सुडोपोडिया लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के जरिए उसको इसने ट्रैप किया, देन इनगल्फ किया। जैसे ही इनगल्फ करते हैं तो आपको पता है कि उसके इर्द गिर्द वैक्यूल बन जाता है। और इसी डब्ल्यूबीसी के अंदर जैसे लाइसोसोम मौजूद है, लाइसोसोम के अंदर वैरायटी ऑफ एंजाइम्स मौजूद है जो इसको जो है, अब ये ऐसा वैक्यूल होगा उसे कहेंगे फेगोलाइसोसोम कहेंगे। जिसके बाद क्या होगा, जिसके बाद ये होगा इसको डाइजेस्ट कर देंगे, किल कर देंगे, और जो इसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे वो सरफेस पे भी आ जाते हैं। और ये इसे हम कहेंगे एंटीजन प्रेजेंटेशन। देन ये डब्ल्यूबीसी आगे दूसरे किसी इम्यून सेल को बताएगा इस तरह के रिसेप्टर अगर मौजूद हैं तो ये पैथोजन है, ये फॉरेन पार्टिकल होगा, ये जैसे कोई बैक्टीरियम होगा, इसको आपको किल करना चाहिए। उसके ऊपर जैसे ये टैग लगा लेता है, जैसे ये सारे जो एंटीजन जैसे टैग के बराबर है, किसी भी टैग या कार्ड पे लिखा होता है कि ये फला पर्सन है, फला पर्सन है। तो ये छोटी छोटी जो है टैग है, जैसे गले में जैसे कार्ड लगा हुआ, नाम लिखा हुआ है कार्ड के ऊपर फला पर्सन है। तो इसी तरह से ये जो एंटीजन होते हैं इम्यून सेल के लिए, जैसे दूसरे जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हैं ना, एक एम्प्लॉय होते हैं उसका नेम और डेजिग्नेशन लिखा होता है, एक विजिटर्स कार्ड होते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई ऑफिस शायद आपने नहीं देखी है, अदर देन जो दूसरे मेंबर किसी ऑफिस में जाते हैं उनके गले में भी एक कार्ड दिया जाता है जिसमें लिखा होता है विजिटर, विजिटर लिखा होता है। तो यानी उस ऑफिस वाले उसको देख के पहचानेंगे कि यानी ये या दूसरे पर्सन भी कहेंगे ये विजिटर है, इस ऑफिस से इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इसी तरह से अगर ये छोटी छोटी जो से कंपोनेंट्स हैं, ये भी एक तरह से टैग है, कार्ड है, जो मेम्ब्रेन पे आ जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एंटीजन कहते हैं। ये अदर इम्यून सेल्स को बताएंगे कि भाई ये जो है इस तरह के अगर ये पार्ट मौजूद है तो मीन्स ये पैथोजन है। आइडेंटिफिकेशन भी उनके लिए आसानी होगी। तो यानी ये इतना इंपॉर्टेंट एक डिफेंस स्ट्रेटेजी है कि जब भी कोई पैथोजन इंटर होगा तो उसको ये इनगल्फ करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, और उसके कंपोनेंट होंगे वो सरफेस पे भी आ जाते हैं, और अदर इम्यून सेल्स को भी बताएंगे कि ये जो पार्ट है, ये जो पैथोजन है, इसको आप किल करें, ना छोड़ें इनको। ठीक है, तो ये जो है काम होगा मैक्रोफेज का होगा। ये काम होता है मैक्रोफेज का, जिसकी हेडिंग के अंदर जो है मैक्रोफेज हम पढ़ेंगे, जो एनटीबी की पॉइंट्स को भी साथ साथ देखते जाएंगे। मैक्रोफेजेस आर बिग ईटर, सिंपल वर्ड्स में बिग ईटर। मैक्रो लफ्ज की मीनिंग ही लार्ज है, फेजिन फेगो ईटिंग के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो जैसे मैक्रोफेजेस हमारे टेक्स्ट बुक में पॉइंट नहीं है, 2 to 10% ऑफ डब्ल्यूबीसीज होते हैं। और ये मैक्रोफेजेस आगे दूसरे सेल्स वगैरह में, बहरहाल ये आगे हमारे काम की चीजें नहीं है।
जो मैक्रोफेजेस आर ड्राइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स, आर मोनोसाइट्स दैट लीव द ब्लड आर कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस। फर्स्ट ईयर में ब्लड कंपोनेंट है डब्ल्यूबीसीज के जो टाइप्स हैं, उसमें डब्ल्यूबीसीज की टाइप में अग्रेन्युलोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट्स कंपोनेंट हैं। ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट का एक चार्ट मौजूद है, अगर थोड़ा टाइम मिल जाए तो देख लेना। तो इसमें ये सारे डब्ल्यूबीसीज की टाइप है, तो उनमें उनमें से फर्दर डिफरेंशिएशन होती है, तो ये उसमें मैक्रोफेजेस बनते हैं। मैक्रोफेजेस, मैक्रो लफ्ज की मीनिंग लार्ज, फेजिन की मीनिंग है टू ईट, यानी बिग ईटर्स है। मोनोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, तो आपको पता है कि हमारी ब्लड सेल फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर होती है। देन फर्दर डिफरेंशिएशन होती रहती है, वेरियस टाइप के सेल्स बनते हैं। ओरिजिनली बोन मैरो के अंदर सेल्स बनते हैं, ये ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी आरबीसी वेरियस टाइप्स बनते जाते हैं। तो मोनोसाइट से मैक्रोफेजेस बनते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये है कि मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है, उसमें डिफरेंशिएशन होगी तो उसमें मैक्रोफेजेस बनेंगे। Bone marrow through the macrophages generally found in the organs such as lungs, liver, spleen, kidney and lymph nodes rather than remaining in the blood. Very interestingly, बोन मैरो के अंदर जैसे मोनोसाइट्स हैं, डिफरेंशिएट होंगी मैक्रोफेजेस में। मैक्रोफेजेस अब यानी डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंच के वहां पे बैठे हैं। जैसे कुछ जो है मैक्रोफेजेस हमने पढ़ा था, जैसे अल्व्यूलाई में पढ़ा था, आपको याद है, अल्व्यूलस के अंदर अल्व्यूलर मैक्रोफेजेस, यानी वो अल्व्यूला का हिस्सा, अल्व्यूलाई का हिस्सा हो गया। इसी तरह से लिवर के अंदर भी मैक्रोफेजेस बैठे हैं, इसी तरह से स्प्लीन के अंदर है, किडनी के अंदर है, लिम्फ नोड के अंदर है, मैक्रोफेजेस बैठे हैं। अब इनका काम क्या होगा, यकीनन जैसे कोई भी बैक्टीरियम आएगा तो उसको इनगल्फ करेंगे, फेगोसाइटोसिस करेंगे। सर्कुलेशन पार्ट में जैसे अभी ये नहीं रहे। इन दीस ऑर्गन्स दे पेट्रोल विद इन द फ्री स्पेसेस अमंग द सेल्स एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय ट्रैपिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरिंग द टिश्यूज। जैसे अगर एक जैसे हम एक थोड़ा सा छोटा एग्जांपल लेते हैं, लेमन से एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई एक सिक्योरिटी पर्सनल है जहाँ पे उसकी यानी उसको ट्रेंड किया जाता है कि आपको इस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, देन ऐसे सिक्योरिटी अगर वो ट्रेंड हो चुका है, उसको जैसे दूसरे लोग जैसे हायर करते हैं इस पर्सनल को, तो जाहिर है जिस जगह पे वो रहेगा तो उसकी ट्रेनिंग यही है कि इस तरह से जो है किलिंग करनी है या ट्रैप करना है, कुछ भी करना है, पकड़ना है, रोकना है, स्टॉप करना है। तो इसी तरह से मोनोसाइट बने थे बोन मैरो के अंदर, देन वो ट्रांसपोर्ट हो गए किसमें, वेरियस ऑर्गन्स में। उन ऑर्गन्स में ये घूमते रहते हैं, मैक्रोफेजेस ऑर्गन्स में घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कहीं भी कोई पैथोजन तो नहीं आया। पैथोजन आया है तो फौरन उसको इनगल्फ कर लेते हैं, फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं। ठीक है, दे पेट्रोल विद इन दीज टिश्यूज। पेट्रोल लफ्ज की मीनिंग तेल नहीं, पेट्रोल की मीनिंग है घूमना, पेट्रोलिंग करना। जैसे फोर्सेस पेट्रोलिंग करते हैं, रोडों पे ऐसे खाली खाली गाड़ियों में चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कभी पैदल, कभी गाड़ी पे, कभी बाइक पे, उसे हम कहते हैं पेट्रोलिंग कहते हैं। तो ये पेट्रोलिंग करते रहते हैं टिश्यूज के अंदर, कहीं पे भी अगर पैथोजन वगैरह नजर आ गया तो उसको किल करेंगे। ठीक है, तो दे इन दीज ऑर्गन्स दे पेट्रोल विद इन फ्री स्पेसेस अमंग द सेल्स एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय ट्रैपिंग एंड डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरिंग द टिश्यूज। अगर कोई टिश्यू में जैसे कोई दाखिल भी हो गया तो उसको किल कर देंगे। बस एक पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स की क्लास इससे कंटिन्यू उस वजह से। Macrophages interact with microbes on their surface. They not only engulf and destroy them, but they also display some parts of microbes on the surface that can other body cells may also be informed. जैसे अभी हमने थोड़ी illustration देखी थी कि जैसे माइक्रोब कोई आता है तो WBC का एक टाइप मैक्रोफेज उसको इनगल्फ करता है, डाइजेस्ट करता है, और उसकी पार्ट्स जो होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स अब उस WBC मैक्रोफेज की सरफेस पे आ गए। सरफेस पे आ गए तो अब यानी दूसरे इम्यून सेल्स के लिए एक आइडेंटिफिकेशन है, उसके लिए एक इंफॉर्मेशन है। अगर ये ऐसे इस तरह की जो पॉइंट्स हैं या एंटीजन अगर किसी में पाए जाए तो यकीनन ये कोई पैथोजन होगा, उसको आप किलिंग करें। ये एक तरह से हेल्प देते हैं दूसरे इम्यून सिस्टम सेल्स को, इस तरह की अगर एंटीजन उनको मिल जाए तो उसको डाइजेस्ट करें। तो यही पॉइंट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले इलस्ट्रेशन में देखी थी वही सेम है कि जैसे ही मैक्रोफेज जो इंटरेक्ट करेगा माइक्रोब के साथ और उसके बाद जैसे आपको पता है डिस्ट्रॉय भी करेगा, उसके कुछ पार्ट्स जो है सरफेस पे आ जाते हैं और सरफेस पे, ताकि दूसरे इम्यून सेल वो भी इन्फॉर्म हो इस जैसे एंटीजन के बारे में या पैथोजन के बारे में। मैक्रोफेजेस आल्सो सीक्रेट मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स which they perform when they perform phagocytosis of the microbes,
Some of these protein trigger the maturation of monocytes into macrophages, thereby increasing the number, and some other proteins also stimulate specific immune response. Specific immune response, they are important antigen presenting cells to T cell. ये हमारे एनटीबी में नहीं है, इजाफी है। जैसे ये ग्रीन कलर की है ना पॉइंट इजाफी, आपको पॉइंट जब मिल जाएंगी तो देख लेना। इनगल्फ एंड डाइजेस्ट एवरीथिंग दैट डज नॉट हैव ऑन इट्स प्रोटीन दैट आर स्पेसिफिक हेल्दी सेल्स इंक्लूडिंग कैंसरस सेल, माइक्रोब्स, सेल्यूलर डेब्रिस, फॉरेन सब्सटेंस जो भी होगी, ये इन मैक्रोफेजेस का काम यही होगा। जैसे आपको पता है नॉन स्पेसिफिक नेचर है, कोई भी चीज जो बॉडी में दाखिल होती है, चाहे कैंसरस इसमें सेल्स हो, माइक्रोब्स हो, सेल्यूलर डेब्रिस हो, सेल्यूलर डेब्रिस की मीनिंग होती है टूटे हुए टुकड़े हो, या फॉरेन सब्सटेंस कोई भी आएगी तो मैक्रोफेज का काम होगा कि उसको इनगल्फ करना। उसमें जैसे आगे हम पढ़ेंगे, जब सेल इस उनके ऊपर रिसेप्टर्स आते हैं या कुछ एंटीजन आते हैं, वो स्पेसिफिकली उसी को किल करेंगे। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, जस्ट ये देखना है कि ये फॉरेन पार्टिकल है, उसको किल करना है। तो इसमें ये नहीं कोई, जैसे ये नॉन स्पेसिफिक नेचर है, कोई भी चीज अदर देन ऑन जो भी चीज आएगी उसको ये किल करेंगे। बस एक डायग्राम है, इसको आप देख लेना। इसमें जो मैक्रोफेजेस की है डायग्राम पेज नंबर 294 पे मौजूद है, जिसमें आप देखें 294 पे, यहाँ पे अब नहीं है फिलहाल। बैक्टीरिया जैसे 294 एनटीबी बुक में आप देखें, बैक्टीरिया आए, मैक्रोफेजेस ने अटैक किया, मैक्रोफेजेस इनगल्फ बैक्टीरिया, डिस्प्ले पार्ट ऑफ देम ऑन सरफेस। सरफेस पे आ गए तो यानी दूसरे इम्यून सेल्स के लिए वो क्या होगा कि उनके लिए एक कार्ड होगा, आइडेंटिफिकेशन होगी, इंफॉर्मेशन होगी कि ये पैथोजन है। इसी तरह से बाकी जैसे ये कुछ ऐसे प्रोटीन सीक्रेट करेंगे जो मोनोसाइट को अगेन स्टिमुलेट करेंगे, क्या बनाने के लिए, मैक्रोफेज, मजीद मैक्रोफेजेस बनेंगे। प्लस में एक एरो ये भी है कि ये जैसे ऐसे प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर रेज होगा, फीवर होगा, और फीवर कुदरती तौर पे नेचुरली हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। उस डिजीज वाली कंडीशन में या पैथोजन अगर एंटर हो गए हैं तो उसको उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए, टिश्यू रिपेयर के लिए फीवर का होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे प्रोटीन के हवाले से आप देखें ना, तीन चीजें हैं। एक यही प्रोटीन जो है स्पेसिफिकली जैसे सरफेस पे आ जाएंगे, दूसरे इम्यून सेल को जैसे इंफॉर्मेशन देंगे कि ये पैथोजन है। यही प्रोटीन जो है कुछ इसमें ऐसे सीक्रेट होंगे, फीवर कराएंगे, और यही प्रोटीन होंगे जिसकी वजह से मोनोसाइट आर कन्वर्टेड इनटू मैक्रोफेजेस। ये सारे काम इन प्रोटीन्स की वजह से ही होता है। ठीक है, बाकी जैसे हम अब फिजिक्स का क्लास होगा, आज आपका इम्यून सिस्टम का इवनिंग में क्लास होगा, इससे आगे कंटिन्यू होगा। आप क्लास अटेंड करेंगे सब स्टूडेंट्स, टाइम जो है ग्रुप में शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास फिजिक्स की।